दोस्तों, मैं हूं राहुल अबुआ। आज सुनिए सत्यजीत रे द्वारा लिखित फेलुदा सीरीज की कहानी केदारनाथ में अपराध। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप तमाम हिंदी कहानियां और साहित्य से जुड़ी चीजें पसंद करते हैं तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी का सारांश मैं आपको दे देता हूं। हिंदुस्तान के महान विश्वविख्यात फिल्मकार सत्यजीत रे ने भी एक कहानी केदारनाथ पर लिखी थी, जिसका बंगाली में उन्होंने शीर्षक दिया था ए बार कांडो केदारनाथ है, अर्थात केदारनाथ में अपराध या क्राइम इन केदारनाथ। 1960 और 1970 के दशक के दौरान दो खंडों में फेलुदा लिखी गई थी। उसके दूसरे भाग में कहानी है केदारनाथ में अपराध। बाद में बीबीसी ने इसका रेडियो प्रसारण भी किया था। केदारनाथ में अपराध कहानी है एक जासूस फेलुदा और उनके मित्र लालमोहन गांगुली के द्वारा एक वैद्य भवानी उपाध्याय, जो सन्यासी बन चुका था, उसकी खोज के लिए वो लोग हरिद्वार से होते हुए केदारनाथ से भी आगे तक का सफर करते हैं। जासूस फेलुदा के साथ साथ उस वैद्य सन्यासी की खोज में दो और लोग निकले हुए थे, जिनमें से एक राजकुमार पवनदेव थे और एक पत्रकार। इस जासूसी यात्रा में केदारनाथ के पवित्र प्रांगण में जानलेवा हमला, मारपीट और यहां तक की गोलियां भी चली थी। कहानी शुरू होती है 1930 के दशक में, जब अलीगढ़ से 90 किलोमीटर पर स्थित रूपनारायणपुर विरासत के राजा चंद्रदेव सिंह अस्थमा से परेशान थे। राजा के मैनेजर उमाशंकर राजा के इलाज की खोज में हरिद्वार में निवास कर रहे वैद्य भवानी उपाध्याय के पास पहुंचे। वैद्य ने 3 दिनों में राजा की बीमारी दूर कर दी। जब वैद्य की फीस देने की बारी आई तो वैद्य ने सिर्फ 50 रुपए की मांग रखी। राजा ने जिद करके वैद्य को एक अमूल्य हार भेंट के रूप में दे दिया। 30 वर्ष बीत चुके थे। भारत चीन युद्ध में भारत की पराजय हो चुकी थी। ऋषिकेश से बद्रीनाथ केदारनाथ सड़क मार्ग का निर्माण हो चुका था। पहले इस मार्ग पर सिर्फ देवप्रयाग तक ही मोटर मार्ग था, लेकिन अब गौरीकुंड तक पहुंच चुका था। आजाद हिंदुस्तान में राजा रजवाड़ों की रियासत छिन चुकी थी। राजकुमार अपनी पुरानी संपत्तियों को जितना हो सके समेट रहे थे और राजा के मंत्री बेरोजगार हो चुके थे। पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कुछ पत्रकार मीडिया मशाला की फिराक में लगे रहते थे। रूपनारायणपुर रियासत के राजा के मैनेजर ने जासूस फेलुदा से संपर्क किया उस वैद्य का पता करने के लिए, जिसे राजा ने वो बेशकीमती हार उपहार में दिया था। दलील ये दी गई कि राजा के छोटे बेटे पवनदेव अपने पिता की बीमारी के इलाज और उस वैद्य की घटना पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं, इसलिए उस वैद्य से संपर्क करना बहुत जरूरी है। हालांकि मैनेजर पुरी ने फेलुदा को बताया कि उसे शक है कि पवनदेव वो बेशकीमती हार वैद्य से वापस पाने की कोशिश करे, क्योंकि पवनदेव आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और फिल्म निर्माण के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। पुरी ने फेलुदा को बताया कि वो नहीं चाहते कि उस भले वैद्य के साथ कुछ भी गलत हो। पुरी ने फेलुदा को यह भी बताया कि बहुत ही जल्दी पवनदेव भी वैद्य की खोज में हरिद्वार के लिए जाने वाला है। उस समय फेलुदा की फीस तय हुई 1000 रुपये काम होने से पहले और 1000 रुपये काम होने के बाद। 2 दिन के बाद ही मैनेजर पुरी का फेलुदा के नाम एक टेलीग्राम आया, जिसमें केस को बंद करने का आग्रह था। कुछ दिन बाद पत्र में पुरी ने कारण बताते हुए लिखा कि पवनदेव अब उस बेशकीमती हार पर फिल्म नहीं बनाना चाहते हैं। अब वो सिर्फ बीमारी पर फिल्म बना रहे हैं। इस समय तक जासूस फेलुदा के मन में वैद्य उपाध्याय और पवनदेव के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। ऊपर से हरिद्वार ऋषिकेश घूमने के इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता था। दून एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर फेलुदा सीधे हरिद्वार पहुंचे। ट्रेन में एक अन्य राही माखनलाल मजूमदार भी मौजूद थे, जो धार्मिक नहीं बल्कि पर्यटन के उद्देश्य से 3 बार बद्री केदारनाथ जा चुके थे। बद्री केदार तक मोटर सड़क बन जाने हिमालय में गैर धार्मिक पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। दून एक्सप्रेस हरिद्वार सुबह 6 बजे पहुंची। पहले के विपरीत इस बार हरिद्वार में पंडों की संख्या कम थी। स्टेशन में ही फेलुदा ने चाय पी और मैनेजर से वैद्य उपाध्याय के बारे में पूछा तो पता चला कि वैद्य हरिद्वार छोड़कर रुद्रप्रयाग 3 महीने पहले जा चुके थे। लक्ष्मण मोहल्ले में वैद्य के मकान मालिक कांतिबाई पंडित के यहाँ जाने पर पता चला कि 3 दिन पहले एक पवनदेव भी वैद्य के बारे में जांच पड़ताल करते हुए कांतिबाई के पास आए थे। 3 महीने पहले भी 2 मारवाड़ी सेठ भी उपाध्याय वैद्य से मिलने हरिद्वार आए थे और वैद्य से वो हार खरीदने का असफल प्रयास किया था। कांतिबाई को भी कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ। हरिद्वार में कुछ लोगों को पता था कि वैद्य के पास कुछ तो कीमती है,
जो वो सबसे छुपा कर रखता है। इस छुपाने की प्रवृत्ति के कारण कुछ लोग तो वैद्य को मानसिक रूप से अव्यवस्थित भी समझने लगे थे। लेकिन चूंकि हरिद्वार में सभी वैद्य जी की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए उनसे कभी कुछ बोलते नहीं थे। राजकुमार पवनदेव कुछ घंटे पहले ही अपना कैमरा और नौकरों के साथ रुद्रप्रयाग की तरफ अपनी निजी कार से निकल चुका था। कांति भाई ने भी फेलुदा के साथ वैद्य जी की खोज में रुद्रप्रयाग जाने का फैसला किया। जल्दी जल्दी एक टैक्सी को किराए पर लिया गया और तीनों निकल पड़े। हरिद्वार ऋषिकेश रास्ते पर गंगा पहले से अधिक गंदी नजर आ रही थी। शहर का हर कोना छोटे बड़े मकान से भर चुका था और दीवारों पर इश्तिहारों की बाढ़ लग चुकी थी। टैक्सी का ड्राइवर एक गढ़वाली था जिसका नाम जोगिंदर राम था। ऋषिकेश पहुंचकर रुद्रप्रयाग स्थित कालिकमली धर्मशाला में कमरा बुक करने का असफल प्रयास किया गया। अंततः गढ़वाल निगम के रेस्ट हाउस में एक कमरा मिल गया जिसमें 2 बिस्तर पहले से थे और तीसरे बिस्तर का इंतजाम होने का भरोसा मिल गया। रुद्रप्रयाग पहुंचने से पहले जासूस फेलुदा को रास्ते में 3 शहर मिले, देवप्रयाग, कृतिनगर और श्रीनगर। फेलुदा की नज़र में श्रीनगर गढ़वाल जिले की राजधानी थी। संभवतः बाहर से आए लोगों के लिए पौड़ी का अस्तित्व मिट चुका था। रास्ते में जासूस फेलुदा को यह बात बार बार परेशान कर रही थी कि मैनेजर पुरी ने उन्हें यह क्यों कहा कि पवनदेव अब उस बेशकीमती हार पर फिल्म नहीं बनाना चाहता है, जबकि पवनदेव वैद्य जी के पीछे पीछे रुद्रप्रयाग तक पहुंच गया था। फेलुदा सोच रहे थे कि उस वैद्य को उस हार के कारण आगे कितना फजीहत उठाना पड़ सकता है। रुद्रप्रयाग पहुंचते ही ड्राइवर जोगिंदर ने एक सड़क के किनारे इशारा करते हुए बताया कि रुद्रप्रयाग में यहाँ एक साइन बोर्ड हुआ करता था। इसी जगह पर जिम कॉर्बेट ने उस खूंखार बाघ को मार गिराया था जिसने सैकड़ों लोगों को अपना शिकार बनाया था। रुद्रप्रयाग गढ़वाल निगम रेस्ट हाउस के मैनेजर गिरधारी जी ने फेलुदा का एकदम पहाड़ी स्टाइल में स्वागत किया। जब गिरधारी को पता चला कि फेलुदा जासूस है तो डर गया, कहीं पहाड़ में कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाली है। लेकिन जब फेलुदा ने वैद्य उपाध्याय की खोज के बारे में बताया तब तक वहां एक और यात्री आ गए। पेशे से पत्रकार थे और फेलुदा की जासूसी कहानियां पढ़ चुके थे और उन्हें पहचानते भी थे। नाम था कृष्णकांत भार्गव। पत्रकार भार्गव महोदय बोले, वो वैद्य तो यहां से चले गए हैं। मैं उनके ऊपर एक कहानी लिखने के लिए यहां आया था, लेकिन अब पता चला कि वो तो केदारनाथ चले गए हैं। उसी समय एक अमेरिकन कार सामने आकर रुकी। पीले रंग की उस कार में राजकुमार पवनदेव थे, अपने 2 चमचों के साथ। कुर्सी पर पैर के ऊपर पैर लगाते हुए राजकुमार बोले, किस्मत ही खराब है, उपाध्याय बद्रीनाथ में भी नहीं मिला। इतना सुनते ही गिरधारी फुसफुसाया, पता नहीं यहां जो भी आ रहा है सब उपाध्याय को ही क्यों खोज रहे हैं। पवनदेव के साथ थोड़ी बातचीत के बाद फेलुदा को विश्वास नहीं हुआ कि पवनदेव के मन में वैद्य या उसके बेशकीमती हार को लेकर कोई बेईमानी है। फेलुदा ने पवनदेव को अपना सही परिचय नहीं दिया और लालमोहन बाबू की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो वैद्य जी से अपने मित्र का इलाज करवाने के लिए आए हैं, जो मानसिक रोग से ग्रसित है। अगली सुबह तड़के सभी केदारनाथ की तरफ प्रस्थान करने लगे थे। पत्रकार भी, पवनदेव भी, कांति भाई और फेलुदा भी, साथ में लालमोहन बाबू भी थे। इसके बाद शुरू हुई यात्रा रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड। सुबह सुबह जब सभी अपने अपने सामान कार में रख रहे थे तो पवनदेव जासूस फेलुदा के पास आए और बोले, आपकी सच्चाई पता चल गई है मुझे। रात को गिरधारी ने नशे में मुझे सब कुछ बता दिया। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको यहां उमाशंकर पुरी ने मेरे ऊपर नजर रखने के लिए भेजा है? जवाब में फेलुदा ने कहा, अगर वो मुझे भेजे भी होते तो मैं आपको नहीं बताता, क्योंकि ये हमारे पेशे का उसूल नहीं है। हालांकि मेरे यहाँ होने में पुरी जी का कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस वैद्य उपाध्याय से मिलना चाहता हूँ, और हाँ, अगर उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं चुपचाप देखता भी नहीं रहूंगा। क्या मैं भी आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? फेलुदा ने पवनदेव से पूछा। जी बिल्कुल। अगर आपको वैद्य उपाध्याय मिल जाते हैं तो क्या आप अपनी फिल्म में वैद्य जी का वो बेशकीमती हार भी दिखाएंगे? बिल्कुल। लेकिन आपको नहीं लगता ऐसा करने से उनके जीवन पर खतरा बढ़ जाएगा? चोर बदमाश उनके हार के पीछे बढ़ जाएंगे। अगर वैद्य जी सच में सन्यासी बन गए हैं तो उन्हें उस बेशकीमती हार की जरूरत ही क्या है? मैं तो उन्हें वो हार किसी संग्रहालय को दान कर देने की गुजारिश करूंगा,
ताकि उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाए। मैं उसे फिल्म में शूट करने जा रहा हूँ और आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मेरे रास्ते में आने की कोशिश ना करें। पवनदेव का ये जवाब सुनकर फेलुदा का पवनदेव पर और शक बढ़ गया। पत्रकार महोदय केदारनाथ को प्रस्थान करते करते इस शक को और अधिक बढ़ा गए जब उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता पवनदेव सिर्फ फिल्म शूट करने के लिए यहां पर आया है। अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी और सोनप्रयाग होते हुए गौरीकुंड का सफर तकरीबन 80 किलोमीटर का था। गुप्तकाशी में जलेबी, कचौरी और चाय का नाश्ता किया गया। हालांकि आज सिर्फ मैगी और चाय मिलती है। पवनदेव की कार फिर रुकी। हम यहाँ कुछ फोटोज लेने रुके थे। गुप्तकाशी एकमात्र जगह है जहां से केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों दिखता है। इतना कहकर पीली अमेरिकन कार फुर से गौरीकुंड की तरफ निकल गई। फेलुदा की कार का ड्राइवर जोगिंदर बहुत देर से नहीं दिख रहा था। अधिक विलंब होने से केदारनाथ पहुंचने में अंधेरा हो सकता था। इतने में पता चला कि जोगिंदर के ऊपर किसी ने हमला किया है और उसके सर से खून बह रहा है। उसे गुप्तकाशी स्थित हॉस्पिटल में ले जाया गया, इलाज करवाया गया। लेकिन फेलुदा के दिमाग में यही सवाल उठ रहा था कि जोगिंदर पर हमला उसी ने करवाया है जो नहीं चाहता कि हम केदारनाथ पहुंचे। घायल ड्राइवर की टैक्सी की यात्रा संभव नहीं थी। फेलुदा का पवनदेव और पुरी के ऊपर शक अब और ज्यादा पुख्ता हो गया। लालमोहन बाबू ने तो पत्रकार महोदय को भी इस आधार पर शक के घेरे में ले लिया कि पत्रकार महोदय की जेब में कलम नहीं था। गौरीकुंड पहुंचकर स्थानीय पन्ना का कमरा लिया गया। कमरा छोटा था लेकिन सस्ता भी था। पर आश्चर्य ये था कि पवनदेव अभी भी गौरीकुंड में ही था। वो चाहता तो घोड़ा खच्चर लेकर केदारनाथ आज शाम तक ही पहुंच सकता था। वो फेलुदा से लगभग 4 घंटे पहले गौरीकुंड पहुंच चुका था। गौरीकुंड केदारनाथ यात्रा का आखिरी मोटर पड़ाव था। केदारनाथ जाने वाले यात्री सिर्फ गौरीकुंड तक ही बस या टैक्सी से सफर कर सकते थे। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक का सफर तय करने के लिए उनके पास 3 तरीके थे: डोली, कंडी, घोड़ा खच्चर या फिर पैदल। शाम को अगली सुबह तड़के केदारनाथ मंदिर पहुंचने के लिए यात्री अपना इंतजाम कर रहे थे। इसके बाद यात्रा शुरू होती है गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक की। वैद्य भवानी उपाध्याय और उसके बेशकीमती हार की खोज में केदारनाथ की यात्रा पर अब तक जासूस फेलुदा के साथ एक पत्रकार, एक राजकुमार और एक जासूस का दोस्त गौरीकुंड तक पहुंच चुके थे। केदारनाथ की यात्रा पर पहले ज्यादातर यात्री महिला और बुजुर्ग हुआ करते थे, लेकिन अब 5 वर्ष तक का बच्चा और पुरुषों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। नीचे में लोहा लगा एक नुकीली छड़ी सभी यात्री अपने साथ लिए हुए थे, लेकिन जासूस फेलुदा के दोस्त लालमोहन बाबू जय केदार का नारा सर्वाधिक ऊंचे स्वर और संख्या में लगा रहे थे। अभी चलते हुए 20 मिनट ही हुए थे कि एक छोटा पत्थर ऊपर से लुढ़कते हुए जासूस फेलुदा के हाथ पर लगा। हाथ में पहनी एचएमटी घड़ी के साथ साथ हाथ पर भी चोट लगी। फेलुदा को समझ आ गया था कि यह पत्थर किसी ने जानबूझकर ऊपर से फेंका है। फेलुदा तेजी से ऊपर की ओर लपके और एक स्थानीय व्यक्ति को दबोच लिया। पूछताछ पर उस स्थानीय युवा ने स्वीकार किया कि उसने वो पत्थर जानबूझकर फेंका था, क्योंकि इसके लिए किसी ने उसे पैसे दिए थे। उस युवा को स्थानीय पुलिस के हवाले करके फेलुदा आगे बढ़े और बहुत जल्दी सभी लोग रामबाड़ा पहुंच गए। शाम को लगभग 5 बजे सभी लोग केदारनाथ मंदिर तक पहुंच चुके थे। फेलुदा एक दुकान पर चाय पी रहे थे कि वहां पवनदेव भी पहुंचे और फेलुदा से पूछा, आपको उपाध्याय वैद्य मिले? मैं यहाँ 2:30 बजे ही आ गया था। जितना हो सके पता किया, लेकिन उनका कोई पता ही नहीं चला। संभवतः वो पूरी तरह सन्यासी बन चुके हैं। उन्होंने अपने कपड़े, नाम सब कुछ बदल लिया होगा और ऐसे में उन्हें ढूंढना लगभग असंभव है, पवनदेव ने कहा। अभी चाय खत्म भी नहीं हुई थी कि इसके पीछे की एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। आप आ गए? ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई? ये माखनलाल मजूमदार थे। फेलुदा की मुलाकात इनसे ट्रेन में हुई थी। आपका हरिद्वार में काम पूरा हो गया? नहीं, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। मैं एक व्यक्ति की खोज में रुद्रप्रयाग होते हुए यहाँ तक पहुंचा हूँ। हरिद्वार पहुंचने पर पता चला कि वो यहाँ आ गए हैं। कौन? भवानी उपाध्याय। आप भवानी को खोजने यहाँ आ रहे थे और आपने ट्रेन में मुझे बताया तक नहीं? मजूमदार ने आश्चर्य से फेलुदा की तरफ देखते हुए बोला। आप जानते हैं उन्हें? जानता हूं, मैं उन्हें 7 साल से जानता हूं। उन्होंने मेरे अल्सर का इलाज एक गोली में कर दिया था। जब वो हरिद्वार से यहाँ के लिए निकल रहे थे तब मैं भी उन्हें मिला था।
उसने मुझे बोला था कि वो रुद्रप्रयाग जा रहा है। मैंने उसे कहा कि रुद्रप्रयाग में शांति नहीं मिलेगी। सड़क मोटर पहुंच जाने से वहां आधुनिकता और भीड़ एक साथ पहुंच चुकी है। मैंने ही तो उसे केदारनाथ जाने की सलाह दी थी। अच्छा, हम उन्हें कैसे मिल सकते हैं? फेलुदा ने एक उम्मीद करके मजूमदार से पूछा। यहां नहीं मिल सकते हो। वो केदारनाथ के 3-4 किलोमीटर पीछे किसी गुफा में रहता है। आपने चोराबली ताल का नाम सुना है? आजकल उसे गांधी सरोवर भी कहते हैं। हाँ हाँ, जानता हूँ। आपको वहीं जाना होगा। कोई सड़क या रास्ता नहीं है वहां के लिए। बर्फ में होते हुए जाना पड़ेगा। वो सरोवर के पास ही गुफा में रहते हैं। लोग उसे सिर्फ भवानी बाबा के नाम से जानते हैं। आप उनसे वहां मिलने गए हैं क्या? नहीं नहीं, एक स्थानीय व्यक्ति ने मुझे बताया। वो इधर कभी कभी सिर्फ कुछ खाने के फल लेने के लिए आते हैं। वो अब सिर्फ फल और सब्जी पर ही रहते हैं। इतना सब कुछ बताने के बाद मजूमदार वहां से चले गए। फेलुदा की जासूसी को फिर से जैसे एक नई जान मिल गई हो शायद। तभी लालमोहन बाबू आए और बोले, आपको बिरला गेस्ट हाउस बुला रहा है कोई। कौन? कोई सिंघानिया करके है। ये वही मारवाड़ी सिंघानिया होंगे जो वैद उपाध्याय से वो बेशकीमती हार खरीदने का असफल प्रयास करने के लिए हरिद्वार थे। चलो। फेलुदा बिरला गेस्ट हाउस की तरफ तेजी से बढ़े। बिरला गेस्ट हाउस की सफाई देखकर फेलुदा दंग थे। उन्होंने सुना था कि केदारनाथ में खाने के लिए सिर्फ आलू मिलता है, लेकिन उन्हें विश्वास था कि बिरला गेस्ट हाउस में जरूर कुछ अच्छा भी मिलता होगा। गेस्ट हाउस में सिंघानिया के साथ बातचीत करने पर पता चला कि सिंघानिया ने वैद उपाध्याय को उस बेशकीमती हार के लिए 5 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार था। लेकिन आपको उस हार के बारे में कैसे पता चला? फेलुदा ने सिंघानिया से आश्चर्य में पूछा। उमाशंकर पुरी, जो राजा का मैनेजर है, उसका बेटा मेरे पास दिल्ली आया था। वो चाहता था कि मैं वो हार खरीदूं और उसके बदले कुछ कमीशन दूं। जब वैद ने हार बेचने से इनकार कर दिया तो पुरी के बेटे को इसमें इंटरेस्ट नहीं रहा। लेकिन मेरा इंटरेस्ट आज भी उतना ही है। मैं एक बार और कोशिश करना चाहता हूं। उसे एक नया ऑफर दूंगा। वैसे भी अगर वो सन्यासी बन गया है तो उस बेशकीमती हार का करेगा क्या? आप वैद जी से मिलने जाएंगे? कैसे जाऊंगा? वो तो बहुत ही दुर्गम गुफा में रहते हैं। पर आप यहां क्या कर रहे हैं? जब उस मारवाड़ी सिंघानिया को पता चला कि फेलुदा भी वैद उपाध्याय को ढूंढने ही केदारनाथ तक आए हैं, तो उन्होंने फेलुदा से एक गुजारिश किया। अगर आप वैद उपाध्याय से मिले तो क्या मेरी तरफ से उन्हें एक ऑफर पेश कर सकते हैं? आप उन्हें वो बेशकीमती हार मुझे बेचने के लिए उन्हें मना सकते हैं। मैं आपको 10% कमीशन दूंगा। सिंघानिया ने फेलुदा की तरफ एक आखिरी उम्मीद की नजर से देखा। पर क्या आपको पता है, उस बेशकीमती हार की खोज में कुछ और लोग भी केदारनाथ पहुंच गए हैं? हाँ, पता है। पत्रकार, राजकुमार, सबके बारे में पता है। मारवाड़ी सिंघानिया अभी भी फेलुदा की तरफ एक आखिरी उम्मीद की निगाह से देख रहे थे। देखिए सिंघानिया जी, मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं वैद उपाध्याय से मिल पाता हूं तो आपका संदेश उन्हें जरूर बता दूंगा। रात अंधेरी हो चुकी थी। फेलुदा अपने निवास स्थान केदारनाथ बस्ती में स्थित काली कमली धर्मशाला की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात पवनदेव से भी हुई। ये पवनदेव तो ठीक है, लेकिन वो मारवाड़ी बहुत खराब आदमी था। उसके पास टेप रिकॉर्डर था। वो हमारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। झल्लाए लालमोहन बाबू बोले जा रहे थे। तभी पीछे से किसी ने जासूस फेलुदा पर हमला किया। मैं यानी लेखक उस हमलावर के पीछे भागा और पीछे से घायल फेलुदा ने अपनी तीखी नोक वाली छड़ी फेंक कर हमलावर को मारा। हमलावर गिर गया और दर्द से कराहने लगा और कराहते हुए किसी तरह वहां से भाग निकला। लेकिन इस बीच लालमोहन बाबू ने भी हमलावर के सर पर कुछ दे मारा था, जिससे उसके सर से खून निकल रहा था। केदारनाथ की धरती खून से लाल थी। तो अब गुंडे भी केदारनाथ तक पहुंच चुके हैं। धर्मशाला में एक डॉक्टर से मरहम पट्टी कराते हुए फेलुदा बोले। डॉक्टर यात्री बंगाली था और केदारनाथ के पहाड़ की प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित होकर कई बार केदारनाथ आ चुका था। उसे लगता था कि मोटर कार आने से केदारनाथ ही नहीं, पूरे पहाड़ में अपराध और अपराधी बढ़ने लगे हैं। घायल फेलुदा से मिलने धर्मशाला में पत्रकार महोदय भी आए, लेकिन लाख प्रयास के बावजूद फेलुदा ने उन्हें नहीं बताया कि वो अगली सुबह वैद से मिलने के लिए गांधी सरोवर की तरफ जाने वाले हैं। मुझे पवनदेव से मिलना है, अभी।
देर रात में फेलुदा हड़बड़ाते हुए पवनदेव के निवास स्थान पर निकले। सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी बंदूक अपने साथ ले ली थी, पर लालमोहन बाबू चिंतित थे। उन्हें लगता था कि फेलुदा को केदारनाथ में ऐसा खतरा लेकर पवनदेव के पास नहीं जाना चाहिए। अगली सुबह 4:30 बजे ही फेलुदा केदारनाथ से गांधी सरोवर को निकलने के लिए तैयार थे। 10 मिनट में लालमोहन बाबू भी तैयार होकर केदारनाथ के पीछे से निकलते हुए गांधी सरोवर की तरफ बढ़ने लगे। पूरा रास्ता बर्फ से ढका हुआ था। हाथ जम रहे थे, अब मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। लालमोहन बाबू, आप तो पूरी यात्रा के दौरान जय केदार का नारा तेज तेज से खूब लगाया है ना। आप जब मैं बोलूं तो फिर से लगाइएगा। हाँ, दांत कटकटाते हुए लालमोहन बाबू बोले। फेलुदा और लाल बाबू गांधी झील के बिल्कुल सामने पहुंच चुके थे। सामने दूर एक गुफा भी दिख रही थी। फेलुदा को एहसास हुआ कि वहां उनके अलावा कोई और भी है। छुपकर देखा तो पवनदेव भी अपने कैमरे के साथ वहां पहुंचे हुए थे। कैमरे का इस्तेमाल टेलीस्कोप की तरह करते हुए वो गुफा के दरवाजे पर नजर गड़ाए हुए थे। कैमरा फेलुदा की तरफ बढ़ाते हुए पवनदेव बोले, गुफा का दरवाजा इस कैमरे में पूरा साफ दिख रहा है, देखो। फेलुदा को कैमरे में वैद उपाध्याय अपनी गुफा से बाहर निकलते हुए दिख गए। फेलुदा बड़ी सावधानी से गुफा के दरवाजे की तरफ छुपते छुपाते आगे बढ़ने लगे। मैं यहीं रहूंगा, कैमरे में सब कैद करूंगा यहीं से, पवनदेव बोले। अभी फेलुदा गुफा के दरवाजे तक पहुंचे भी नहीं थे कि उन्हें एहसास हुआ कि वहां कोई और भी था। एक पत्थर के पीछे से हाथ में एक बंदूक लिए, लंबी कोट पहने एक व्यक्ति वैद की तरफ निशाना लगाने का प्रयास कर रहा था। वैद उपाध्याय इन सब से अनभिज्ञ सूरज की पहली किरण का स्वागत करने के लिए पूर्व की दिशा में एक टकी लगाए हुए ध्यान से देखे जा रहे थे। तुम्हें जैसे ही बंदूक की गोली की आवाज सुनाई पड़े, तेजी से जय केदार चिल्लाना, और तुम यही रहो। लालमोहन बाबू को इतना बोलते हुए फेलुदा उस चट्टान की तरफ दबे कदमों से बढ़े। अब फेलुदा उस चट्टान से मात्र 20 यार्ड की दूरी पर एक दूसरे चट्टान की आड़ में खड़ा था। फेलुदा ने अपना बंदूक निकाल लिया था। इतने में वैद उपाध्याय की नजर उस चट्टान के पीछे छिपे उस लंबी कोट वाले व्यक्ति की तरफ गई। फेलुदा ने फायर किया और बड़े कोट वाले व्यक्ति का बंदूक उसके हाथ से गिर गया। उसके हाथ से खून निकल रहा था। फेलुदा ने उस व्यक्ति के हाथ में गोली मारी थी। लालमोहन बाबू को अपनी जिम्मेदारी याद थी। गोली की आवाज सुनते ही वो तेजी से चिल्लाए, जय केदार। जय केदार के नाम पर हिमालय की सफेद चादर पर खून बह रहा था। पहाड़ी के पीछे से कई पुलिस वाले गोली लगे उस व्यक्ति की तरफ बढ़े। पत्रकार कृष्णकांत भार्गव भी वहां पहुंच चुके थे। गोली लगे व्यक्ति ने पहचान छुपाने के लिए चेहरे पर नकली दाढ़ी लगा रखी थी। पुलिस ने उसके चेहरे से उसकी दाढ़ी हटाई और फेलुदा ने उसकी टोपी। वो राजा के मैनेजर उमाशंकर पुरी का बेटा देवीशंकर पुरी था। जैसा बाप वैसा बेटा। इसका बाल बनाने का तरीका अपने बाप जैसा ही था। वैद सन्यासी अपनी जगह से बिना हिले अभी भी निष्क्रिय मुद्रा में खड़ा था। माफ कीजिए। वैद सन्यासी का पहला अक्षर निकला। अब आपको वो अपनी पोटली खोलनी चाहिए। इसे आप 30 सालों से रखे हुए हैं। ये सब कुछ उसी कारण हो रहा है। क्या आपने उसे अपनी गुफा में रख रखा है? फेलुदा गुफा के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोले। हाँ। इतना सुनते ही एक कांस्टेबल गुफा के भीतर गया और एक पोटली बाहर ले आया। खोलने पर उसमें वो चमचमाता हार निकला जो हिमालय की सूर्योदय वाली रोशनी में चारों तरफ से चमक रहा था। साथ में था वो कागज जो राजा ने वैद को ये हार देते समय दिया था, जिस पर यह लिखा हुआ था कि वो ये हार वैद को अपनी स्वेच्छा से इनाम के रूप में दे रहा है। आप कौन हैं? फेलुदा ने वैद सन्यासी से पूछा। क्या आप अपना असली नाम हमें नहीं बता सकते जो आपके बंगाली पिता ने आपको दिया था? मैंने देखा है आपका पत्र जो आपने कांता भाई को लिखा था। उस पर जो हिंदी आपने लिखा है उसे लिखने का तरीका बंगाली है। आपको तो बहुत कुछ पता है मेरे इतिहास के बारे में। बहुत तेज है आपका दिमाग। सन्यासी के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी। क्या मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकता हूं? भवानी उपाध्याय आपका असली नाम नहीं है ना? आप कहना क्या चाह रहे हैं? यही कि आपका असली नाम है दुर्गा मोहन गंगोपाध्याय। वैद सन्यासी को बीच में रोकते हुए फेलुदा ने कहा। इतना सुनते ही लालमोहन बाबू हकबक हो चुके थे। ये तो मेरी दुर्गा मोहन काका है, मेरे एकमात्र काका।
हकलाते हुए लालमोहन बाबू बोले, काका मैं बालू हूं। इतना बोलते हुए लालमोहन बाबू अपने काका के पैर छूते हुए प्रणाम किया। कैसी प्रभु की माया है, कौन सोच सकता था कि मैं अपने भतीजे से ऐसे मिल पाऊंगा। अब चूंकि तुमसे मेरी मुलाकात हो गई है, इसलिए इस हार के मालिक तुम हो। मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। लालमोहन बाबू के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखते हुए वैद्य सन्यासी बोले, हाँ काका, मैं इसे बैंक लॉकर में रख दूंगा और बच्चों के लिए इस पर एक जुर्म वाली कहानी लिखूंगा। क्या पता आगे आने वाले समय में कोई ऐसी कहानी पढ़ना भी नहीं चाहे, लेकिन मैं लिखूंगा जरूर। दोस्तों, ये थी कहानी केदारनाथ में अपराध, जिसे लिखा था महान सत्यजीत रे साहब ने। ये कहानी फेलुदा सीरीज से थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस चैनल पर नीचे आपको और भी कहानियां मिल जाएंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक और कहानी के साथ। मैं हूं राहुल अबुआ। धन्यवाद।